तो आज हम पशुपालकों को उष्ट संरक्षण योजना के बारे में बताएंगे। तो हम अपनी जानकारी शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि उष्ट संरक्षण योजना क्यों लागू की गई। ये इसलिए लागू की गई क्योंकि ऊँटों की जो है संख्या है, जो राजस्थान में लगातार घटती जा रही थी, उसकी संख्या को घटती हुई संख्या को रोकने के लिए एवं ऊँटों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए उष्ट संरक्षण एवं विकास नीति के अंतर्गत उष्ट संरक्षण योजना लागू की गई। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त उष्ट पालकों को ऊँटों के प्रजनन पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश किस प्रकार हैं, अब हम आपको बताना चाहेंगे। इसके लिए कौन कौन पात्र हैं, पात्रता क्या होगी। ऊँटनी जिसकी संतति नर मादा टोडिया की आयु 0 से 2 माह है को पालने वाले ऊँट पालक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना का लाभ किसे मिलेगा। ऊँटनी एवं उससे जन्मे नर मादा टोडिया की आयु 0 से 2 माह को प्रोत्साहन राशि का लाभ जो है उसको 1 नवंबर 2022 एवं उसके उपरांत मिलेगा। योजना का क्षेत्र क्या रहेगा। योजना का क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा। आवेदन के लिए क्या करना होगा। ऊँट पालक को इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मेडिसिन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि IOMMS सॉफ्टवेयर, पशु औषध का जो सॉफ्टवेयर है, पर निर्धारित आवेदन फॉर्म में स्वयं बैंक खाता, आश्रित ऊँटों, चयन योग्य ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर मादा संतति यानी कि टोडियों जिनकी आयु 0 से 2 माह के विवरण का आवेदन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा। जिला संयुक्त निदेशक को है जो पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित पशु चिकित्सा संस्था को 1 सप्ताह में पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करेंगे। फिर आगे क्या होगा। जो प्रभारी होगा पशु चिकित्सा संस्था का, उसके द्वारा चयनित ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर मादा टोडिया जिसकी आयु 0 से 2 माह को चयनित कर उनको टैग लगाकर पहचान प्रमाण पत्र जारी करेंगे एवं पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऊँट पालक टैगिंग की हुई ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर मादा संतति जो कि टोडिया है की आयु 0 से 2 माह का टैग नंबर दिखता हुआ स्वप्रमाणित पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद क्या होगा इसमें। इसके बाद प्रभारी जो होंगे, जो पशु चिकित्सा संस्था द्वारा पोर्टल पर पहचान प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो अपलोड होने के बाद जिला संयुक्त निदेशक को पोर्टल द्वारा प्रेषित करेंगे। इसके बाद पशु चिकित्सा संस्था प्रभारी द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार जिला संयुक्त निदेशक को प्रेषित करेंगे। उसके बाद जिला संयुक्त निदेशक द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार संबंधित प्रपत्रों को डाउनलोड कर ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी पशु चिकित्सा संस्था द्वारा पंजीकृत पशुओं का पूर्ण विवरण एक पंजिका में संधारित किया जाएगा। चयनित ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर मादा संतति टोडिया जिसकी आयु 0 से 2 माह की ही टैगिंग करनी है। ऊँट पालकों को चयनित ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर मादा संतति यानी कि टोडिया के क्रय विक्रय करने के मामले में पंजीकृत पशु चिकित्सा संस्था को सूचित करना होगा। ऊँट पालकों को ऊँटनी के गर्भधारण, ब्याने, मृत्यु एवं टोडिया के मृत्यु के संबंध में पंजीकृत पशु चिकित्सा संस्था को सूचित करना आवश्यक होगा। इसके बाद जिला संयुक्त निदेशक अपने स्तर पर संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी में से कम 2 अधिकारियों द्वारा रैंडम आधार पर कुल चयनित प्रकरणों का न्यूनतम 10% प्रकरणों में चयनित ऊँटनी एवं उससे जन्मी नर मादा संतति यानी कि टोडिया जिनकी आयु 0 से 2 माह का भौतिक सत्यापन भुगतान से पूर्व किया जाना आवश्यक होगा। जिला संयुक्त निदेशक द्वारा पंजीकृत ऊँट पालकों को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि
भुगतान की कार्यवाही वरीयता क्रम अनुसार में प्रथम किस्त के रूप में ऊंट पालक के बैंक खाते में राशि 5,000 रुपये डीबीटी द्वारा स्थानांतरित की जा सकेगी। चयनित संतति नर मादा यानी कि टोडिया की 1 वर्ष की आयु होने के पश्चात टोडिया का पहचान प्रमाण पत्र प्रभारी पशु चिकित्सा संस्था द्वारा पुनः जारी करने के पश्चात एक स्वयं प्रमाणित पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जिसमें पंजीकृत पशुपालक चयनित ऊँटनी एवं टोडिया का टैग दिखता हुआ संयुक्त फोटो खींचकर प्रभारी पशु चिकित्सा संस्था को पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके आधार पर जिला संयुक्त निदेशक द्वारा प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त की राशि 5,000 रुपये पंजीकृत ऊँट पालक के खाते में डीबीटी द्वारा स्थानांतरित की जाएगी। पंजीकृत चयनित टोडिये की मृत्यु होने की स्थिति में द्वितीय किस्त का भुगतान देय नहीं होगा। एक पंजीकृत चयनित ऊँटनी की द्वितीय संतति को भी न्यूनतम 15 माह के अंतराल के उपरांत ही योजना अंतर्गत लाभ दिया जा सकेगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। जिला संयुक्त निदेशक को योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रथम एवं द्वितीय किस्त की पृथक प्रगति प्रति माह निदेशालय में संयुक्त निदेशक जो हैं पशुधन कुक्कुट विकास एवं निष्क्रमण एवं अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। योजना की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण निदेशालय स्तर पर जो पशुधन कुक्कुट विकास एवं निष्क्रमण के संयुक्त निदेशक हैं के द्वारा किया जाएगा। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार जिला संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कुचामन सिटी द्वारा अपने स्तर पर करवाया जाएगा। पंजीकृत टोडियों एवं ऊँटनी का विभागीय बीमा योजना अंतर्गत बीमा करवाए जाने के लिए पशुपालकों को प्रेरित किया जाएगा। निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार वित्तीय प्रावधानों में एवं योजना के दिशा निर्देशों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। ये तो जानकारी थी ऊँट संरक्षण योजना के बारे में, जिसमें ऊँट पालकों को 5,000 रुपये की 2 किस्तों के रूप में कुल 10,000 रुपये का भुगतान 1 साल के अंदर किया जाता है। तो इसमें हमने अच्छे से आपको बताया है कि किस तरीके से हमें 5,000 रुपये की 2 किस्तों का लाभ उठाना है और उसमें किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी। अब आगे जो है हम आपको राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015 के बारे में बताएंगे। राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015 यानी कि वध का प्रतिषेध और स्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनिमय। तो सबसे पहले हम ऊँट के वध का प्रतिषेध के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इसमें क्या है कि तत्सम प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढ़ी में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊँट का वध नहीं करेगा या नहीं करवाएगा या उससे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवाएगा। ऊँट का मांस और ऊँट मांस के उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध। इसमें क्या है, तत्सम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी कोई भी व्यक्ति ऊँट का मांस या किसी भी रूप में ऊँट मांस के उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवाएगा। वध के प्रयोजन के लिए ऊँट के निर्यात का प्रतिषेध एवं अन्य प्रयोजनों के लिए स्थायी प्रव्रजन या निर्यात का अधिनियम। इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊँट का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिए वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभव है, राज्य के भीतर किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवाएगा। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने
पर भी राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से ऊँट का किसी भी विधि मान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन विहित एवं इसमें आगे कथित रीति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा। किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी ऊँट का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम अधिकारी को ऊँटों की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों के नाम जिसमें या जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी काल अवधि जिसके लिए परमिट अपेक्षित है के सहित प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा। सक्षम प्राधिकारी उपधारा 3 में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात विहित रूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ऊँट के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किए जाने के पूर्व पहचान चिन्ह लगाए जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा और किसी भी मामले में उक्त प्रव्रजन की कालावधि परमिट की मंजूरी की तारीख से ठीक अगले अगस्त माह से परे की नहीं होगी। ऐसे अस्थायी प्रव्रजनों से लौटने पर उपधारा 3 में निर्दिष्ट आवेदक सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापस लाए गए ऊँटों की संख्या के बारे में लिखित सूचना फेरफारों के यदि कोई हो स्पष्टीकरण के साथ देगा। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे ऊँट राज्य में परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर वापस नहीं लाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन किया है। सक्षम प्राधिकारी कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान से ऊँट के निर्यात के लिए विहित रीति से विशेष परमिट जारी कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे ऊँटों की संख्या किसी भी रीति से या स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाए। उपधारा 4, उपधारा 6 या उपधारा 7 के अधीन किए गए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई भी आवेदक या उपधारा 7 के अधीन विशेष परमिट चाहने वाला कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर खंड आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और खंड आयुक्त ऐसे आवेदन पर या स्वप्रेरणा से किसी भी आदेश के सही होने उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्याय संगत और उचित समझे और ऐसा आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। परिवाहक या दुष्प्रेरक होना। जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किए जाने के उद्देश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से ऊँटों का परिवहन किया जाए तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दंड से दंडनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित है। अभिग्रहित ऊँट की अभिरक्षा और निपटारा। जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणाम स्वरूप या निरीक्षण के परिणाम स्वरूप या अन्यथा ऊँट अभिग्रहित किए जाएं तो अभिग्रहित किए गए ऊँटों की अभिरक्षा मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसी को सौंपी जा सकेगी। परंतु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेंसी नहीं हो वहां सक्षम प्राधिकारी ऊँटों की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेंसी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे।
जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाए तो ऊँटों की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्ययन रहते हुए जारी किए जाएं जो उचित समझी जाए। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर उसके विरुद्ध खंड आयुक्त को अपील कर सकेगा। ऐसी अपील पर खंड आयुक्त अपीलार्थी और सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का निपटारा होने तक आदेश को रोक दिए जाने के निर्देश दे सकेगा या आदेश को उपरांतरित, परिवर्तित या बातिल कर सकेगा और ऐसे कोई भी और आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत हो। जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी ऊँट अभिगृहित किया जाए तो सक्षम प्राधिकारी या खंड आयुक्त को ऐसे पशु के कब्जे, परिधान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी किसी भी अन्य न्यायालय, अधिग्रहण या अन्य प्राधिकरण को अधिकारिता नहीं होगी। शास्ति: जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, वह दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। जो कोई धारा 4 या धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है तो वे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। उपहति कारित करने के लिए दंड: जो कोई किसी भी ऊँट का शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह अपहति कारित करता है। जो कोई किसी ऊँट को साक्ष्य अपहति कारित करता है वह दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो 3,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। जो कोई उपधारा 2 के अधीन किसी भी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दंड से दंडनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है। किसी भी ऊँट को साक्ष्य क्षति पहुँचाने के लिए दंड: जो कोई किसी ऊँट को साक्ष्य गंभीर क्षतियाँ कारित करता है वे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी परंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो 7,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अंतर्गत पुंसत्वहरण नर ऊँट के मामले में किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टिहीन करना, किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना, किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना, किसी हड्डी या दांत का भंग या विस्थापन, कोई भी ऐसी उपहति जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहत को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अंततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे। जो कोई धारा 1 के अधीन किसी भी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दंड से दंडनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है। सबूत का भार: जहाँ किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किए जाएं वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध
नहीं किया था। स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति जिसे इस धारा में इसके आगे प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है, ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी जहाँ सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के पास ये विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है या किया जाना संभाव्य है। ऐसे स्थान का अभियोगी प्रत्येक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति की उस स्थान में पहुंच को अनुज्ञात करेगा जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार देगा। इस अधिनियम के उपबंधों को परिवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति इस धारा के अंतिम किसी स्थान में प्रवेश करने अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने में या तक शक्य किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबंधित संहिता की धारा 100 के उपबंधों का अनुसरण करेगा। इस अधिनियम के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का लोक सेवक समझा जाना। इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले समस्त व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जाए या की जाने के लिए आश्रित हो। नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष जब वे सत्र में हो 14 दिन से अन्य यून की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या 2 उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्टि हो सकेगी रखे जाएंगे, और यदि उस सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमंडल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावित होंगे या यथास्थिति उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की अधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। इसी के साथ साथ हमने हमारे YouTube चैनल एनिमल वेट केयर पर कई तरीके की जानकारियाँ उपलब्ध कराई है, जैसे पशुओं के उपचार में पशु चिकित्सक को आने वाली चुनौतियाँ, क्योंकि पशु चिकित्सक जो होते हैं कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं ये आप जान सकें। ना ही हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ हमें सभी तरीके की मेडिसिन्स, सभी तरीके की जो इंट्रावीनस नसों में चढ़ जाने वाली जो बोतलें हैं, सभी तरीके की बोतलें हमें रखनी पड़ती है। पता नहीं कौन सी बोतल की कब आवश्यकता पड़ जाए, और एक बार में एक ही टाइप की 6 बोतलें रखनी पड़ती है।
कई बार रास्ते इतने ख़राब होते हैं कि हमारी कार तक नहीं पहुंच पाती है, तो हमें पैदल भी जाना पड़ता है। मतलब ये बताने का प्रयास किया गया है कि पशु चिकित्सक कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपना कार्य, पशु चिकित्सा का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे YouTube चैनल पर एक नई जानकारी भी डाली गई है, क्योंकि अब राजस्थान, भारत में जो हिसार हरियाणा में जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था है हिसार हरियाणा में, वहाँ पे पशुओं में जो है एक चिप के ऊपर कार्य किया जा रहा है जो गाय भैंसों में लगेगी, और उससे ये पता लग जाएगा कि हमारा पशु जो है कब बीमार होने वाला है और उसका संभावित इलाज क्या है। इसी के साथ साथ हमारे YouTube चैनल पर ये जानकारी भी अच्छे से दी गई है कि पशुओं में कई बार हम टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण अच्छे से किया जाता है, लेकिन फिर भी उस खास रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है। मतलब टीका लगाने के बावजूद भी वो बीमारी पशु में हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल पर जो जानकारी दी गई है कि जब पशु जो चरने जाते हैं उनको हर 3 महीने में पेट के कीड़ों की दवाई हमें बदल बदल के खिलाते रहना चाहिए। जो पशु चरने जाते हैं वो गंदा पानी अक्सर पी लेते हैं नदी नालों में, तो उनके बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट के कीड़े पड़ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार तो ऐसे कीड़े भी पड़ जाते हैं कि पशु की मृत्यु तक हो जाती है। इसके लिए हमने लीवर फ्लूक के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसमें उसके जीवन चक्र, रोग के लक्षण, लीवर फ्लूक का उपचार, उसकी पहचान एवं लीवर फ्लूक से कैसे बचा जाए, उससे कैसे रोकथाम की जाए, इसके बारे में हमने पूर्ण जानकारी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और हमें हमारे पशुओं को हर 3 महीने के अंतराल पर बदल बदल करके जो है पेट के कीड़ों की दवाई, एंडोपेरासाइट मारने की दवाई, एल्बेंडाजोल एंड ऑक्सीक्लोराइड देते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ अभी हमने एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसमें हमने ट्रिपेनोसोमेसिस यानी कि सर्रा के बारे में बताया है। सर्रा के लिए गाय और भैंस जो है वो रिजर्वोयर का कार्य करते हैं, मतलब उनमें ये परजीवी रहता है लेकिन कोई लक्षण शो नहीं करता है, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाने पर ये सर्रा की बीमारी जो है गाय भैंसों में लक्षण शो करने लगती है। इसके लिए जो मेन जो ससेप्टिबल जो पशु हैं वो ऊँट हैं। ऊँट और घोड़ों में ये बीमारी जो है अगर इन्फेक्शन उनके अंदर आ जाता है तो वो तुरंत इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हमने सर्रा का जो है इलाज बताया है, सर्रा के क्या लक्षण होते हैं, उसे कैसे पहचाना चाहिए और उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसी के साथ साथ हमारे YouTube चैनल पर ये जानकारी भी दी गई है कि कई बार पशुओं को बार बार फलाने पर भी फलता नहीं है, वो जाग पे आता है, पशु उसे कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से ज्ञापन करवाता है, लेकिन वो ज्ञापन नहीं हो पाता है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अगर कोई बीमारी है तो उसका किस तरीके से इलाज करवाना चाहिए, इसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी दी गई है। ऐसे पशु जो बार बार जाग पे आने पर भी ठहरते नहीं हैं, उन्हें हम रिपीट ब्रीडर कहते हैं। उसके लिए क्या हमें उपचार करवाना चाहिए, इसके बारे में भी हमने हमारे YouTube चैनल पर पशुपालकों को जो है जानकारी देने का प्रयास किया है। इसी के साथ साथ हमने हमारे YouTube चैनल पर ये जानकारी भी देने की कोशिश की है कि दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। कई पशुपालक हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस दूध कम दे रही है, तो दूध उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हम अक्सर उसको कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लिख देते हैं या कोई मल्टीविटामिन सिरप लिख देते हैं, तो ठीक है। इसी के साथ साथ लेकिन हमें जो दूध उत्पादन बढ़ाने की जो प्रथम सीढ़ी होती है, दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रथम सीढ़ी है कृत्रिम गर्भाधान यानी कि नस्ल सुधार। तो नस्ल सुधार हमें करवाना चाहिए और पशुपालक को जो है नस्ल सुधार के फ़ायदे बताने चाहिए, और इसको कब करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए,
तो इसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी दी है। इसके लिए हमने टॉपिक रखा है दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रथम सीढ़ी। इसी के साथ साथ हमने पशुपालकों को सर्दियों में जो अक्सर एक बीमारी हो जाती है खुरपका एवं मुंह पका बीमारी, इस बीमारी से भारतवर्ष में जो है बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचता है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा खुरपका एवं मुंह पका बीमारी के निःशुल्क टीके साल में 2 बार लगवाए जा रहे हैं। इसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी दी है कि ये बीमारी किस कारण से हो जाती है, इस रोग में क्या लक्षण आते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए, क्या उपचार किया जाए और क्या रोकथाम की जाए। इसी के साथ साथ हमने जो पशु अक्सर गर्मियों के मौसम में जो खेतों में खुले खेतों में चरते रहते हैं, तो वो अक्सर जो है फूल बूटी एक हरे रंग का जहरीला पौधा होता है। इसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग के बहुत ही आकर्षक फूल आते हैं, जिनको जो है अक्सर पशु खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो इसी स्थिति में इस जो जहरीले पौधे से खाने से क्या लक्षण आते हैं और इसका क्या इलाज, संभावित इलाज करवाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमने हमारे YouTube चैनल पर पशुपालकों के लिए मेस्टाइटिस यानी कि थनैला यानी कि जो गादी में जो सूजन आ जाती है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी है। ये जानकारी उन पशुपालकों के लिए भी लाभदायक है जो कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो भैंस का दूध है या गाय का जो दूध है उससे दही नहीं बन पा रहा है, मतलब वो फटता नहीं है। तो ऐसा दूध भी जो है वो उनको सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, यानी कि मेस्टाइटिस तो है लेकिन वो लक्षण शो नहीं कर रही है, लेकिन उसके जो है दूध में इन्फेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से दूध जो है दही में नहीं बदल पा रहा है। तो उस पशु का भी हमें मेस्टाइटिस का उपचार करवाना चाहिए। इसी तरीके से हमने हमारे YouTube चैनल पर जानकारी दी है कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। कृत्रिम गर्भाधान के क्या फ़ायदे हैं, नस्ल सुधार क्या होता है और कृत्रिम गर्भाधान जो है हमें कब करवाना चाहिए और इसमें गाय और भैंसों में क्या अंतर होता है नस्ल सुधार में, इसकी भी जानकारी हमने पशुपालकों को देने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हमें जो है इस टॉपिक के बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। हमारा जहाँ तक संभव होगा हम सरल भाषा में आपको उस जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।